आज हमारे टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। पूरा का पूरा चैप्टर ही है ये, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहते हैं। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उसमें एक बात की थी हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट की, उसी को थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट, अगर आपको याद हो हमने कल बताया था, इसको m से लिखते हैं और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है n इंटू आई इंटू ए। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको याद आ गया होगा। लास्ट क्लास आप देख लीजिएगा, इससे पहले का जो टॉपिक था, इससे पहले का जो चैप्टर हमने पढ़ा था इस क्लास पिछली क्लास में, उसमें ये हमने बता दिया था। इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सिर्फ मतलब की बात करेंगे। इसके यूनिट की अगर हम बात करें तो भाई आई का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की अगर हम बात करें तो एरिया का करंट का डायमेंशन क्या होता है? ए, और एरिया का डायमेंशन क्या होता है? L2। तो इसका डायमेंशन ये हो गया, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किधर होता है? ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो आपका साउथ टू नॉर्थ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ बता रहे हैं। हमने बताया था आपको वहाँ पर कि हम लोग कोई भी बार मैग्नेट आप अपने मान लीजिए तो उसमें ये है नॉर्थ, ये है साउथ। यहाँ पे हम लोग मोनोपोल्स मान लेते हैं, इसका हम लोग स्मॉल m मान लेते हैं, इसका हम लोग प्लस m मान लेते हैं। तो एक्चुअल में ये मोनोपोल्स हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को स्मॉल m से लिखते हैं और इनको बोलते हैं मोनोपोल। जैसे आपका डाइपोल में होता है प्लस q माइनस q, वैसे इसमें माइनस m प्लस m है, और इनके बीच की डिस्टेंस अगर हमने 2l मान ली तो ये होता है एक मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर हम m के हिसाब से लिखते तो वो ये आती m इंटू 2l। लेकिन हम लोग को ये लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि हम लोग को अब ये वाली मालूम हो चुकी है, इसलिए हम लोग यही लिखते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है, समझना क्या है इसमें? देखिए, समझना ये है कि हमारे जो भी मटेरियल होते हैं, जैसे मान लो ये कोई मटेरियल है, ये मटेरियल किसके बने होते हैं? भाई एटम के बने होते हैं। एटम में बीच में पॉजिटिव होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं यूँ। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो रिवॉल्विंग के दौरान, भाई रिवॉल्व कर रहे हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए है और वो यूँ घूम रहा है ऐसे, तो यहाँ पे अगर मैंने कोई क्रॉस सेक्शन मान लिया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करेगा इस क्रॉस सेक्शन से, दैट मीन्स करंट फ्लो करा रहा है ये। ठीक है, मतलब इस एटम के लिए मान लेंगे करंट फ्लो करा रहा है। और अगर ये करंट फ्लो करा रहा है, इसका मतलब इसमें इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। कहाँ? सेंटर में। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इसका मतलब आप कह सकते हो कि हर एटम में अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, हर एटम में। ठीक है, सबका डायरेक्शन अलग अलग होता है। वो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे एटम्स के बारे में तो आएगा, लेकिन जनरली सिर्फ आपको बता रहे हैं कि हर एटम में अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हमारा जो भी मटेरियल है उसमें छोटे छोटे से बार मैग्नेट हैं। आप मान लीजिए खुद कि एक छोटा सा बार मैग्नेट ये है। ठीक है, साउथ नॉर्थ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इम्पॉर्टेंट है m। तो इसके पास ये m होगा। इसी तरह यहाँ पे एक बार मैग्नेट होगा जिसका m ऐसा होगा। सबका सेम डायरेक्शन में थोड़ी ना होगा, किसी का m ऐसा होगा, किसी का m मतलब मैग्नेटिक मोमेंट उसकी बात हो रही है, किसी का m ऐसा होगा। ठीक है, सबके m की बात चल रही है यहाँ पर, किसी का m ऐसा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो हर मटेरियल में जो भी मटेरियल आप देखेंगे, चाहे वो इंसुलेटर हो चाहे वो कंडक्टर हो, सबके लिए बता रहा हूँ, ये सब में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं एटम्स के चारों तरफ, जिसकी वजह से उनके पास एक मैग्नेटिक मोमेंट आता है। और हर एक मैग्नेटिक मोमेंट का अपना एक डायरेक्शन होता है। नेट डायरेक्शन जब ज़ीरो होता है, इनका जो नेट डायरेक्शन हो जाता है वो ज़ीरो, क्योंकि देखिए कोई इस तरफ होता है तो उसके कोई अपोजिट में भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है।
तो जब अपोजिट में होगा तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, ज़ीरो। तो इधर होगा तो इसके अपोजिट में होगा तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, ज़ीरो। तो जो मटेरियल होता है उसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो ज़ीरो होता है। नेट की अगर हम बात करें, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज़ ज़ीरो। तो नेट से क्या फ़र्क पड़ेगा, नेट से फ़र्क ये पड़ेगा कि उस मटेरियल के पास अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। भाई उसका जब नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो हो गया तो उसका अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, वो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से इस मटेरियल के मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में हो जाए, ऐसे मान लिया ऐसे हो गए, सेम डायरेक्शन में हो जाए मैग्नेटिक मोमेंट, जितने भी इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट है सब सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो ये जो भी मटेरियल है उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी जिसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। अब कह सकते हो मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट के पास सबके सब सेम डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन ये जो मैग्नेटिक मोमेंट हैं ये अपने डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट हैं वो अट्रैक्ट होंगे, किस तरफ अट्रैक्ट होंगे भाई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मैग्नेटिक मोमेंट रखा हुआ है तो इस पर टॉर्क लगेगा। ठीक है, और वो टॉर्क कितना लगता है, वो टॉर्क लगता है NIAB साइन थीटा। थीटा मतलब अल्फ़ा, तो NIA को तो हमने बोला था क्या, M, तो आप कह सकते हो ये MB साइन थीटा है। इतना टॉर्क लगेगा और इस टॉर्क की वजह से ये घूम जाएंगे। किस तरफ घूमने की कोशिश करेंगे, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उसके अलॉन्ग जाने की कोशिश करेंगे या उसके अपोजिट जाने की कोशिश करेंगे। उसके अलॉन्ग जाने की कोशिश करेंगे तो हम बोलेंगे वो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे उसको, हम लोग बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। जब उसके अपोजिट जाने की कोशिश करेंगे उसको हम लोग डायमैग्नेटिक बोल देंगे। बस इतना फ़र्क है। तो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में सिर्फ यही एक डिफरेंस है कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घूमने की कोशिश करेंगे तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेंगे तो डायमैग्नेटिक हो जाएंगे। ठीक है, और सिर्फ इतनी ही नहीं और भी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं वो आपको जानना ज़रूरी है, टर्म्स को याद भी रखना ज़रूरी है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के लिए सिर्फ इतना ही नहीं काफ़ी होता, बहुत सारे और भी टर्म्स हैं। अब उसमें सबसे पहला जो टर्म है वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको हम लोग हमेशा आई से लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग हमेशा आई से लिखेंगे। अब ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता क्या है, जब भी किसी मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसके वही मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो अलाइन होने की कोशिश करते हैं, या तो उसके डायरेक्शन में या तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये जो अलाइनमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जितना होगा, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मतलब उस मटेरियल का अपना कुछ वॉल्यूम होगा ना, तो इसका ये जो अलाइनमेंट है या जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये पर यूनिट वॉल्यूम जितना होगा उसी को हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं हम लोग इट इज़ डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट of a material per unit volume। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में लिखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है अभी आपको बताते हैं। तो ये होगा क्या, I इज़ इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम इसका यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट भी लिख सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट आपको अभी हमने क्या बताया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एम्पियर पर मीटर। डायमेंशन अगर लिखना चाहें तो डायमेंशन भी लिख सकते हैं।
एम्पियर का डायमेंशन a और मीटर का डायमेंशन l, तो l की पावर -1 ये हो जाएगा। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन होगा, किधर होगा, अलोंग m। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जिधर होगा उधर ही इंटेंसिटी होगी मैग्नेटाइजेशन की। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि ये वॉल्यूम में जानना क्यों ज़रूरी है। देखिए, मान लीजिए कोई मटेरियल है, मेरे पास ये मटेरियल है, ठीक है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर है, और मेरे पास ये एक मटेरियल है, इसका वॉल्यूम जो है वो 1 सेंटीमीटर, सॉरी वॉल्यूम लिख रहे हैं मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। इसमें जो मैग्नेटाइजेशन आया है वो मान लेते हैं 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, इसमें जो मैग्नेटाइजेशन आया है वो 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर आया है। अब देखिए, देखने में तो लग रहा है कि इसमें कम आया है क्योंकि इसका 1 है, इसका 10 है। ठीक है, लेकिन फिर हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते, इसमें मैग्नेटाइजेशन ज़रूर 10 आया, इसमें मैग्नेटाइजेशन ज़रूर 1 आया, तो हम लोग इसको एक ऐसी क्वांटिटी से चेक करके देखेंगे कि ज़्यादा किस में आया है, और वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब वो क्वांटिटी कैसे चेक करेगी, ये जो 10 है हमने ऊपर रखा और नीचे क्या रखा, वॉल्यूम, तो इसमें कितना आ गया हमारे पास 10 एम्पियर पर मीटर। ठीक है, इसी तरह इसको हम चेक करेंगे इंटेंसिटी कितनी आई है, तो इसमें कितना है 1, ऊपर 1 और नीचे 1 सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, मीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा मीटर में देख रहे हैं इसमें भी, तो इसमें भी मीटर में देखना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से डिवाइड करते हैं, यानी 10 की पावर -2 रखेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो पावर 3 भी आ जाएगी, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 1/10 की पावर -6। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा 10 की पावर 6 एम्पियर पर मीटर। अब आप देख के समझिए कि किस में ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन आ गया। ये जो छोटा वाला है इसमें ज़्यादा आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट भले ही कम आया था क्योंकि उसका वॉल्यूम कम था, लेकिन इसमें इंटेंसिटी ज़्यादा आ गई, मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी ज़्यादा आ गई है। तो हमारे लिए ये फेयर कंपैरिजन होता है। तो फेयर कंपैरिजन करने के लिए हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, हमारा जो सेकंड है को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, या इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये भी बोला जाता है। ये क्या होती है पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई मटेरियल है, इस मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। ठीक है, अभी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं बना रहे। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि इसके अंदर के जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होंगे वो अपने आप को अलाइन करना शुरू करेंगे। सबके सब ज़रूरी नहीं है अलाइन करें, ठीक है, तो कुछ हो सकता है ऐसे हो, कुछ ऐसे हो जाए, कुछ ऐसे हो जाए, कुछ ऐसे हो जाए, मतलब एक तरफ वालों की तादाद बढ़ जाती है। ठीक है, जो एक तरफ वाले होते हैं उनकी तादाद बढ़ गई। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो जो राइट साइड वाले हैं वो मैंने 3 बना दिए जान के, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड वालों की तादाद बढ़ गई। ठीक है, तादाद बढ़ गई मतलब इसके पास इस डायरेक्शन में क्या आ गया है, एक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ गया है इस डायरेक्शन में, नेट। ठीक है, अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं इस डायरेक्शन में थी, सॉरी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो मान लेते हैं मेरी
लेफ्ट डायरेक्शन में थी, ऐसे थी, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस तरफ थी, मैग्नेटाइजेशन आया इस तरफ, तो इन दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों का जब वेक्टर सम करेंगे तो इस मटेरियल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है। मान लेते हैं इस तरफ आई है, इसको हम लोग B से लिखते हैं। तो B क्या है? B नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। अब ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई है मटेरियल के अंदर, वो किस वजह से आई है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आई है। तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसने इसको मैग्नेटाइज करने का काम किया है। तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, और इसको हम लोग हमेशा H से लिखते हैं। तो H इज़ नथिंग बट एक्सटर्नल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड जो किसी भी मटीरियल को मैग्नेटाइज करने का काम करती है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। बी कहाँ पर है? बी मटेरियल के अंदर है, बात याद रखिएगा। और एच क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूले की अगर हम बात करें, H इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट माइनस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। माइनस क्यों किया गया है आप समझ रहे होंगे, वेक्टर सम होगा इसीलिए इसको माइनस किया जाएगा, लेकिन H का फार्मूला आपको ये याद रखना है, ठीक है। कोई इसका डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है। यूनिट की अगर हम बात करें तो जो यूनिट आपका I का था वही यूनिट H का आएगा। हम लोग जानते हैं डायमेंशन से कि अगर जो इक्वल में क्वांटिटीज़ होती हैं उनका यूनिट और डायमेंशन भी वही होता है जो लेफ्ट हैंड साइड में होती हैं। तो अगर इसका यूनिट आपने पढ़ा हुआ तो इसका यूनिट भी वही होगा। तो इसका यूनिट हम लोगों ने क्या पढ़ा है? एम्पियर पर मीटर। तो इसका यूनिट भी वही होगा, डायमेंशन भी सेम होगा, यानी कि L-1, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन किधर होगा? जिधर बी का, जिधर आपका बी का डायरेक्शन होगा उस तरफ इसका डायरेक्शन होगा, अलोंग बी। मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ आएगी उस तरफ आपका H होगा, ठीक है। बस आपको ये बात याद रखनी है। तो ये हमारी हो गई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होती है इन सब सारे टॉपिक में, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, इसीलिए आपको फिगर वगैरह बना के भी बता दे रहे हैं। थर्ड हमारा जो आएगा, अच्छा थर्ड देखने से पहले दो एक बातें इसमें और देख लेते हैं। देखिए पहली बात, ABCD करके लिख रहा है, ठीक है। अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई सब्सटेंस रखा ही नहीं है, ठीक है, तो उसका I 0 हो जाएगा। कब? विदाउट एनी सब्सटेंस, ठीक है। तब आपका जो H है वो बराबर हो जाएगा किसके? B/μ0 के, ठीक है। तो उसमें I 0 हो गया। तो यहाँ से B भी निकाल सकते हो, μ0 × H, ठीक है। हम लोगों ने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा था। सोलेनॉइड के अंदर जो है, सोलेनॉइड की अगर बात करें तो सोलेनॉइड के अंदर कोई मटेरियल तो रखा नहीं होता भाई। सोलेनॉइड ये जो है, इसके कोर के अंदर तो क्या होता है? वैक्यूम होगा या एयर होगी, कोई मटेरियल तो होता नहीं है। कोई मटेरियल नहीं होता है मतलब उसमें I 0 होता है। तो अगर उसमें I 0 होता है तो उसमें अगर मुझे H निकालना है इन सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड का H कितना होगा? अगर हम सोलेनॉइड में करंट को फ्लो कराएं तो वो कितनी इंटेंसिटी देगा, कितना मैग्नेटिक इंटेंसिटी देगा?
तो उसकी वैल्यू बी हम लोग को पता है म्यू नॉट एन आई होता है, नीचे म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, तो उसका एच जो है वो एन इंटू आई के बराबर है, ठीक है, टर्न डेंसिटी इंटू करंट, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, स्ट्रेट कंडक्टर, अब जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसके सराउंडिंग में भी कोई मटेरियल नहीं है, ठीक है, तो उसका अगर मुझे एच निकालना हो तो कितना आएगा भाई, उसकी मैग्नेटिक फील्ड तो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, इनफाइनाइट लेंथ का मान के चलते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, मान लो आर पॉइंट पे हम लोग निकाल लें, और डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट से म्यू नॉट गया, मेरे पास आ गया आई अपॉन 2 पाई आर, ये इसका एच आ गया। अब ये क्यों समझना ज़रूरी है, ये क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हमारे लिए सबसे अच्छा होता है सोलेनॉइड, ये हमारा है सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड में करंट को हम फ्लो करा देंगे तो करंट हमारा नोन है, इसके अंदर टर्न डेंसिटी जो है वो नोन है, तो हम इसका क्या जानते हैं, हम इसका एच जानते हैं, ये हमारे लिए पहले से नोन हो जाता है। अब इसके अंदर कोई मटेरियल जब डालना होगा तो हम मटेरियल डाल सकते हैं, और मटेरियल डालने के बाद बाकी की क्वांटिटीज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए बेटर क्या है, सोलेनॉइड के बारे में जान लेना, तो सोलेनॉइड का एच ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, ओके। अब अपने तीसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये इसका एक सिंबल है, सिंबल का नाम भी साई है, साई नाम सिंबल का है, और जो हमारी टॉपिक चल रहा है उसका नाम है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी सब्सटेंस को रखते हैं तो इस सब्सटेंस में कितना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आता है, कितना आता है, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम लोग इसके आई से कंपेयर करेंगे, आई मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसी को हम लोग ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अगर एच के कंपैरिजन में ज़्यादा आ गया, मतलब दो हमारे पास मान लेते हैं मटेरियल है, एक मटेरियल ये 1 है, एक मटेरियल 2 है, ठीक है, इसमें भी अपना एक आई आया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर अब इसमें इंटेंसिटी कम आई है कंपेयर टू दिस, तो हम बोलेंगे ये ज़्यादा ससेप्टिबल है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये कम ससेप्टिबल है, बस इसका मतलब सिंपल से इतना, ठीक है। तो कह सकते हो इट इज़ द रेशियो ऑफ intensity of magnetization to the magnetic intensity H, ठीक है, मतलब ये है इसका फॉर्मूला I अपॉन H, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्यों नहीं यूनिट होता है, क्योंकि हम लोग ने भी पूछा पढ़ा I का यूनिट और H का यूनिट सेम थे, I के यूनिट और H का यूनिट सेम है, इसलिए ये यूनिट लेस हो गया है, डायमेंशन भी नहीं होता है तो डायमेंशन लेस है, ये सिर्फ एक नंबर है, ये नंबर हमको ये बताता है कि किसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, किसकी ससेप्टिबिलिटी कम है। ससेप्टिबिलिटी आपकी निगेटिव में भी हो सकती है, यानी आपका साई जो है वो लेस देन 1 भी हो सकता है, कब होगा, इफ़, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं I इज़ इक्वल टू साई इंटू एच, ठीक है। तो अगर I और H अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, ठीक है, I इज इन अपोजिट टू H, ठीक है, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिधर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसमें मैग्नेटाइजेशन आया है, तो उसका साई माइनस में है, सॉरी 0 से छोटा होगा, माइनस में मतलब 0 से छोटा होगा, लेस देन 0,
ठीक है। अब तो आगे आप लोग पढ़ेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे जो होते हैं उनका साई निगेटिव में होता है। नेक्स्ट, हमारा साई ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, मतलब पॉजिटिव होगा किस केस में, इफ़ आई इज़ इन सेम डायरेक्शन टू एच, जिधर एच का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में हमारा आई आ गया, तो मतलब साई हमारा ज़ीरो से बड़ा होने वाला है। तीसरा अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हो साई हमारा ज़ीरो होगा किसके लिए, इन वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में तो आई ही नहीं होगा, ठीक है, आई ही ज़ीरो होगा तो हमारा साई भी ज़ीरो हो जाएगा, तो वैक्यूम के लिए हमारा साई ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ये बात है, साई मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ये कौन सा था, थर्ड टॉपिक था हमारा। आ गया फोर्थ नंबर, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, सिर्फ आप परमिएबिलिटी भी बोल सकते हैं इसको, हम लोग हमेशा लिखते थे म्यू से, बस वही है, म्यू ही है, बस इस बार हम लोग पूरी डेफिनेशन इसकी पढ़ रहे हैं अलग से, क्योंकि हम लोग को अब इससे समझना है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोई हमारे पास मटेरियल है, उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच में रखेंगे तो उसके अंदर एक बी आ जाएगा। बी क्या था आपको मैंने बताया था, ठीक है, बी क्या होता है, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है उसका और एच का वेक्टर सम जो होता है उसको हम लोग बी बोलते हैं। ठीक है, जो भी आई आएगा इसके अंदर उसका और इसका जो वेक्टर सम होगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, बी। ठीक है, तो ये बी इस मटेरियल के अंदर है, तो एच को अगर हम चेंज करेंगे तो बी भी चेंज हो जाएगा, कम करेंगे तो ये और कम हो जाएगा, इसको और बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये जो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है एच के। ठीक है, प्रोपोर्शनेट का हम लोग साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, और वही कांस्टेंट है म्यू आपका। ठीक है, म्यू इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नोन एज परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच। आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज़ द रेशियो ऑफ net magnetic field inside the material to the external magnetic इंटेंसिटी। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। यूनिट लिखना चाहेंगे तो यूनिट भी लिख सकते हैं हम लोग, यूनिट हालांकि पहले भी पढ़ा हुआ है लेकिन देख लेते हैं यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट तो देखिए एक तो टेस्ला होता है और एक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, और एक जो है आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा था, तो यहाँ से भी निकल सकता है, कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू F अपॉन आई एल। F क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ऐसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डायमेंशन भी लिखना है, इसलिए इसको ऐसे लिख रहे हैं। और एच का भी हम लोग ने देखा था एम्पियर मीटर, एच का हम लोगों ने देखिए भी क्या पढ़ा था, एच हमारा कहाँ गया, ये एच है, इसका डायमेंशन एम्पियर पर मीटर। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये इसका यूनिट आ गया, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो डायमेंशन अगर मुझे लिखना होगा इसका, न्यूटन का डायमेंशन MLT-2, और ये क्या है, एम्पियर का स्क्वायर यानी ए की पावर -2, ये इसका डायमेंशन हो गया।
ठीक है। अब इसके बाकी के जो दो डायमेंशन है आप खुद देख सकते हैं भाई। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आप लोग पढ़ चुके हैं, टेस्ला होता है, तो टेस्ला पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर ऐसे भी लिख सकते हो। एक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसका एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो आप लोग देख लेना वो कैसे लिखे जाएंगे। स्केलर क्वांटिटी है ये, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन इसका नहीं होता है। नेक्स्ट थिंग इज रिलेटिव, कौन सा नंबर था ये, 4th था, अब आ गया 5th, रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब सीधे सिंपल सा होता है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये आप लोग पीछे पढ़ चुके हो, तो बस इसको इतना ही बता देंगे। इसके आगे आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि अगर मैंने दोनों को h से मल्टीप्लाई किया, इधर भी h, नीचे भी h, ठीक है, दोनों को मैंने h से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये कहाँ गया परमेबिलिटी, ये म्यू एच इज इक्वल टू बी, तो ये बराबर हो जाएगा बी अपॉन बी नॉट के। ठीक है, यहाँ पे जो बी है, इस बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, और बी नॉट का मतलब है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं वो समझिएगा। बी नॉट आगे क्या लिखा हुआ, म्यू नॉट इंटू एच, म्यू नॉट मतलब वैक्यूम है। म्यू नॉट किसके लिए होता है, वैक्यूम के लिए होता है। तो अगर ये वैक्यूम है, इसका मतलब कोई मटेरियल तो है ही नहीं। जब कोई मटेरियल नहीं है तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ओके, लगभग हम लोगों ने सारी की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, बस एक चीज़ और पढ़नी है, रिलेशन बिटवीन साई यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड म्यू यानी कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इनके बीच हमको रिलेशन पढ़ना है बस। देखिए, सबसे पहला हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था H वाला, वो था H इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये पढ़ा था। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो I को उधर किया, म्यू नॉट को इधर किया, तो B इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स H प्लस I। ठीक है, अब ये जो I है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप साई में देखिए, साई जहाँ बताया था यानी ससेप्टिबिलिटी जहाँ बताई थी उसमें था, ये देखिए यहाँ पे I था, तो I कैन बी रिटन एज साई इंटू एच, ये देखिए लिखा था यहाँ पर I इज इक्वल टू साई इंटू एच। तो यहाँ पे I की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, साई इंटू एच। ठीक है, अब इसमें देखिए H कॉमन आ रहा है, तो H को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस साई। अब समझिए B को क्या लिख सकते हैं, तो B को हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हमने जो B लिखा था वो एक्चुअल में म्यू इंटू एच को ही तो लिखा था। ये देखिए B यहाँ पे लिखा हुआ है म्यू इंटू एच,
तो बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एच, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एच 1 प्लस साई, एच तो कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट को अगर इधर ले आए तो ये हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस साई, और म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होता है, ये होता है म्यू आर, मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी और साई का ये रिलेशन है, इसी का रिलेशन लिखा था ना, नहीं, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी का रिलेशन है, ठीक है, ये इन दोनों के बीच का रिलेशन हो गया। अब इस रिलेशन में अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हो। पहली बात मैंने आपको बोला था साई आपका निगेटिव भी हो सकता है, तो साई अगर आपका निगेटिव हुआ तो म्यू आर क्या हो जाएगा, ठीक है, म्यू आर विल बी लेस देन 1 इफ साई इज लेस देन 0, ठीक है। अब साई लेस देन 0 किसका होगा, मैंने आपको बताया हुआ है, साई लेस देन 0 उसका होगा जिसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम होगा, उल्टा होगा किसके, एच के। तो इसी को आप लोग पढ़ेंगे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं उनका साई निगेटिव होता है, तो उनका म्यू आर जो होगा रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी वो लेस देन 1 हो जाएगी। तो आगे ये आप लोग पढ़ोगे किसके लिए, डायामैग्नेटिक के लिए। दूसरा आप कह सकते हो म्यू आर आपका, अगर साई आपका पॉजिटिव हुआ तो म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, किसका, इफ साई इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ग्रेटर देन 0 किसका होगा, अच्छा यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, इफ आई एंड एच आर एंटी पैरेलल, इसमें आई एच आर पैरेलल, पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन, बस तो सेम डायरेक्शन में होंगे तो उसमें साई पॉजिटिव हो जाएगा, तो म्यू आर आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और लेस देन 1 होगा कहाँ पर, जहाँ पर आपका साई नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। वो दिख भी रहा है नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 1 में से कुछ कम होगा ना, 1 में से माइनस करोगे तो भाई 1 से वैल्यू छोटी हो जाएगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। अब हम लोग सब्सटेंस को क्लासीफाई करेंगे, तो यहाँ पे मेनली हम लोग 3 नामों से उनको पुकारते हैं। एक होता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, एक होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और एक होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो साई होता है वो लेस देन 0 होता है, और म्यू आर जो होता है वो लेस देन 1 होता है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में साई जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, और म्यू आर जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। लेस देन आप कह सकते हो सम नंबर, तो सम नंबर के लिए 1 प्लस के कह सकते हो, मतलब 1 से बड़ा नंबर होता है कोई और उससे छोटा होता है, मतलब ऐसा नहीं कि ये इनफाइनाइट 1 से बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो 1 प्लस के समथिंग कोई नंबर होगा उससे छोटा होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या है, उसका साई 0 से बहुत बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है कह नहीं सकते, ठीक है, मतलब अलग अलग 10 की पावर में पहुंच जाता है, ठीक है, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 ऐसे, और उनका जो म्यू आर है वो भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में एक बात होती है, वो उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम सब्सटेंस पे पहुंचेंगे, बिहेवियर कैसा रहता है, बिहेवियर भी हम लोग बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ बात कर रहे हैं टर्मोलॉजीज़ की। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस समझिएगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उसमें मैंने आपको बताया था इस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट हैं, ठीक है। तो जैसे ही इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रखते हैं, मान लो H हमने दिया, तो इनमें से कुछ अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, जैसे मान लो 2 ने अलाइन कर लिया, बाकी 2 जो हैं ऐसे ही हैं, तो इस तरफ की एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी H के डायरेक्शन में, ठीक है। तो आएगी लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से कम आएगी, तो हम बोलेंगे ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है।
जैसे ही इसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे हम लोग, टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल है ये धीरे धीरे डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, मतलब इनकी जो मैग्नेटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी है वो कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और कम होते 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 एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जहाँ पे इनका मैग्नेटाइजेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर को हम लोग जनरली C से लिखेंगे, और ये आप ससेप्टिबिलिटी के बेसिस पे समझ सकते हो कि ये जो इसकी ससेप्टिबिलिटी है, इस मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी है टेम्परेचर के चेंज होने पर धीरे धीरे डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, यानी इसका जो साई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है टेम्परेचर के, ठीक है। और प्रोपोर्शनेट का साइन आएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसी को हम लोग C बोलेंगे, दिस इज़ योर टेम्परेचर कांस्टेंट या क्यूरी कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर ना बोलिए, इसको क्यूरी कांस्टेंट बोल दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्यूरी कांस्टेंट है। तो 1/C/T से इसका एक फार्मूला बन जाएगा, किसके लिए? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, ठीक है। तो टेम्परेचर के राइज होने पर, बढ़ने पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस धीरे धीरे अपनी ससेप्टिबिलिटी खोने लगता है, यानी मैग्नेटाइजेशन उसका धीरे धीरे वीक होता चला जाता है। और किस रिलेशन से इसको समझ सकते हैं? तो हमारा जो ससेप्टिबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ेगा ससेप्टिबिलिटी घटेगी, प्रोपोर्शनेट का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम लोग C बोल रहे हैं, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। क्या होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में? बस देखिए, होता ये है कि हमारे पास ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे ही इसको हम लोग H में रखते हैं तो इसके ज़्यादा M जो हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, ज़्यादा M धीरे धीरे अलाइन करते हैं। जैसे हमने मान लिया, अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, ग्राफ बनाएं H वर्सेस I का, तो धीरे धीरे ये ऐसे बढ़ा, जैसे जैसे H बढ़ता जाएगा ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर H बढ़ने पर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ेगा, ग्रेजुअली बढ़ेगा, मतलब ऐसा हो जाएगा कुछ। ऐसा इसलिए हो जाएगा, आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जितने भी इसके मैग्नेटाइजेशन थे, जितने भी डाइपोल मोमेंट थे, वो स्ट्रेट लाइन में हो चुके हैं। अब इसके पास ज़्यादा है नहीं, तो जितने होने थे वो हो गए, तो इसके पास एक फिक्स वैल्यू आ जाती है, धीरे धीरे ग्रेजुअली होने लगता है, तो इसका कुछ ग्राफ ऐसा बनता है। अब बताना क्या चाह रहे हैं वो देखिए, इसके भी टेम्परेचर को हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे अपनी ये ससेप्टिबिलिटी खोने लगता है, और खोते खोते एक पॉइंट ऐसा आता है जिस टेम्परेचर पर ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है। मतलब इसके पास ससेप्टिबिलिटी रहती है लेकिन वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जैसी हो जाती है। और इसके फार्मूले को आप ऐसे समझ सकते हो कि इसमें जो साई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है 1 टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ मटेरियल माइनस एक टेम्परेचर ऐसा है जिसके ऊपर ये बिहेव करने लगता है, जिस टेम्परेचर पे बिहेव करने लगता है किस तरह? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह, यानी कि T माइनस TC। यहाँ पे जो TC है, सॉरी, जो TC है इसको हम लोग बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर जो है बहुत सारे मटेरियल का नोन है, आप बुक में देखिएगा आपको मिलेगा बहुत सारे मटेरियल का क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। प्रोपोर्शनेट का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट वही है, क्यूरीज कांस्टेंट, T माइनस TC। ये फार्मूला फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए है, ठीक है। तो ये तो हो गई टर्मोलॉजीज वाली बातें। बिहेवियर की बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बिहेवियर, हालांकि बिहेवियर आप समझ गए होंगे लेकिन फिर भी सबसे पहले डायामैग्नेटिक। हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी, कह सकते हो ये H है। जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं, मान लो हमने कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर रख दिया, ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है,
तो होता क्या है, ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इस मैग्नेटिक फील्ड का, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसका अपोज करने लगता है। अपोज करने का मतलब ये है कि ये अपने अंदर से होकर जाने की इजाज़त नहीं देता है कि हमारे अंदर से होकर मत जाओ। तो फिर क्या होगा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो यहाँ पर से होकर जानी चाहिए थी वो मुड़ जाएगी और इसके बाहर से होकर ऐसे चली जाएगी यू। ठीक है, क्योंकि ये इसका अपोज करता है। ठीक है, तो इसका बिहेवियर ऐसा रहता है। क्या है ये? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, अगर हम कोई सब्सटेंस ऐसा लें जो लिक्विड फॉर्म में हो, जैसे मान लो हमारे पास एक लिक्विड फॉर्म में है, ये एक यू शेप का ट्यूब है, और इसके अंदर कोई लिक्विड फॉर्म का सब्सटेंस भरा हुआ है और ये डायामैग्नेटिक है। अब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में हम लोग जानते हैं क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि उससे दूर भागने की कोशिश करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो अगर यहाँ पे मैंने कोई मैग्नेट लगाया, ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है इसका लेवल इससे डाउन हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। और अगर ये यहाँ पे लेवल डाउन हो जाएगा तो ये लेवल यहाँ पे ऊपर उठ जाएगा। तो इससे पता चल जाता है कि ये क्या है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, उससे नीचे चला जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास पार्टिकल फॉर्म में हो, उसमें भी चेक कर सकते हैं कि मान लो हमारे पास ये एक फनल है और इसको हमने रखा है मैग्नेट में। ठीक है, मैग्नेट में रखने के भी दो तरीके होते हैं, एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें मैग्नेट पास पास है और इसमें मैग्नेट दूर दूर है। पास पास होने से दूर दूर होने से फ़र्क क्या पड़ता है वो भी देख लीजिए, ताकि आगे बात आपको समझ में आ जाए। देखिए, जैसे मान लो हमने दो मैग्नेट लिए हैं पास पास, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी स्ट्रेंथ सेंटर में ज़्यादा होगी, और अगर मैंने दूर लिया, ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ सेंटर में ज़्यादा नहीं होगी। कॉर्नर पे ज़्यादा होगी। ठीक है, कॉर्नर का मतलब ये, आप इसको देखिए आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, ये वाला जो कॉर्नर वाला पार्ट है इसका, ये यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे लाइन पास पास है। ठीक है, और यहाँ पर देखो सेंटर में लाइन पास पास है, यहाँ पे सेंटर पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर इस केस में देखें तो जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेगा, तो अपने आप को इधर जमा कर लेगा कॉर्नर पे, क्योंकि कॉर्नर पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम है सेंटर के कंपैरिजन में। और इसमें क्या होगा, यहाँ पे बीच में कम है, तो ये अपने आप को यहाँ जमा कर लेगा। कौन? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात हो रही है। ये बिहेवियर रहता है। तो पार्टिकल फॉर्म में है तो ऐसा बिहेवियर, लिक्विड फॉर्म में है तो ऐसा बिहेवियर, और सॉलिड फॉर्म में तो ऐसा बिहेवियर रहता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अगर है तो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा? जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा कि हमने कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा, पैरामैग्नेटिक, तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसमें से ही होकर जाएगी। ठीक है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने में से ही अंदर जाने के लिए अलाउ करेगा। अलाउ करेगा मैंने बोला है, सारी की सारी जाएगी ऐसा नहीं है। ठीक है, जो बहुत दूर होगी वो स्ट्रेट लाइन में ही निकल जाएगी। ठीक है, मतलब जो मान लो यहाँ है तो वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे चली जाएगी, जो यहाँ है वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे चली जाएगी। अलाउ तो करेगा अपने में से होकर जाने के लिए, लेकिन जो बहुत दूर होंगी, इससे दूर होंगी, वो अपने में थोड़ी ना मोड़ लेगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में यही डिफरेंस है और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में यही डिफरेंस है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है, जो बहुत दूर वाली भी मैग्नेटिक फील्ड होती है उनको भी अंदर मोड़ लेता है अपने में से होकर जाने के लिए, तो उसमें से होकर चली जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसी तरीके से अगर लिक्विड फॉर्म में होगा तो मान लो ये यू ट्यूब है, यू शेप का ट्यूब है हमारे पास, और इसमें लिक्विड भरा है जो कि पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैग्नेट लिया तो होगा क्या, यहाँ पे
यहाँ तक इसका जो लेवल होगा वो राइज हो जाएगा। अगर यहाँ पे लेवल राइज होगा तो यहाँ पे लेवल नीचे चला जाएगा। राइज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सेम इसी तरीके से अगर हम पार्टिकल फॉर्म में देखना चाहें, दो मैग्नेट को मैंने पास पास रखा और उससे देखना चाहें, देख सकते हैं हम लोग, और दूर रखा तो इससे भी देख सकते हैं। यहाँ पे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो ये अपने आप को सेंटर में जमा कर लेगा, और यहाँ पे कॉर्नर पे ज़्यादा होगी तो यहाँ पे कॉर्नर भी इकट्ठा कर लेगा अपने आप को। कौन? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो ये बिहेवियर होता है पार्टिकल्स का, या कह सकते हो उनका नेचर ऐसा है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में नेचर बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में नेचर ज़्यादा बताने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको पता है ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इनकी ससेप्टिबिलिटी 1 से बहुत ज़्यादा होती है, म्यूआर इनका सबसे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बस आपको 2 बातें इसके अंदर अब बताएंगे, बाकी की जो बातें हैं आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दी हैं। 2 बातें आपको हम बताएंगे इसके अंदर। पहली बात क्या? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का इस्तेमाल हम लोग मैग्नेटिक शील्डिंग के लिए भी करते हैं। मैग्नेटिक शील्डिंग। अब ये मैग्नेटिक शील्डिंग क्या होती है? मान लो यहाँ पे खूब सारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हम चाहते हैं कि इसमें से होकर मैग्नेटिक फील्ड ना जाए। अगर जाएगी तो ये डैमेज हो जाएगा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो डैमेज हो जाएगा। तो हम लोग काम ये करते हैं कि इसको बचाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की रिंग रख देते हैं, ऐसे रिंग लगा देते हैं, रिंग है ये, और उस रिंग के अंदर इस ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। होता क्या है, ये रिंग जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से होकर जाने देती है, लेकिन इसको क्रॉस करके नहीं जाने देती है, अपने अंदर से ही होकर चली जाती है बाहर। ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि जो बीच वाला जो ऑब्जेक्ट है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड होकर नहीं जानी चाहिए थी, वो मैग्नेटिक फील्ड से बच जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग। तो मैग्नेटिक शील्डिंग का इस्तेमाल हम लोग उन ऑब्जेक्ट को बचाने के लिए करते हैं जिनसे हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होकर ना पास करे। तो उसके लिए हम लोग काम क्या करते हैं, एक रिंग लगा देते हैं, किसकी रिंग बोल लो या डोम बोल लो, ऐसा लगा देते हैं जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी 2 चीज़ें हैं। देखिए, पहली बात, जब भी हम किसी मटेरियल को, जैसे ये मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, क्या है ये, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल के लिए चलिए H लिख देते हैं, रखते हैं, और उसके बाद जब H को रिमूव कर देते हैं तो भी इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड रह जाती है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रह जाती है, यानी कि कह दो कि ये मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं इसके पास, तो मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो ऐसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, ठीक है, लोड स्टोन इसका एग्जाम्पल है। तो लोड स्टोन वगैरह जो होते हैं उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैग्नेट बनाने के लिए। तो मैग्नेट बनाने के लिए लोड स्टोन ले लेते हैं, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जिनको रखने पर, यानी जब हमने रखा तब तो वो मैग्नेटाइज हुए, और जैसे ही हमने H को रिमूव किया, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव किया, तो उसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहती है। ठीक है, यानी नो रिटेंशन होता है उसके अंदर। तो हम लोग उसको बोलते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, सॉफ्ट में
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में सबसे बढ़िया एग्जांपल है सॉफ्ट आयरन। जो सॉफ्ट आयरन होता है वो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल है। इसकी खासियत ये है कि जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाई जाती है तो इसमें किसी तरह का कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं रहता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था जब गैल्वेनोमीटर में हम लोग जब कोर बनाते हैं उसका, वो सॉफ्ट आयरन का बनाते हैं, इसीलिए ताकि उसमें कोई भी मैग्नेटिज्म नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में हिस्टेरेसिस। ठीक है, हमें सिर्फ खासियत ही पढ़नी है, कोई मैथमेटिक्स ज़्यादा है नहीं, सिर्फ समझना ही है कि हिस्टेरेसिस होता क्या है। इसको हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकली समझेंगे। अब क्या होता है पहले तो बात करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड में हम लोग करंट को फ्लो कराएंगे तो इसमें एक H आ जाएगा। H क्या होता है आपको मैंने बताया था। ठीक है, इसका H जो होता है वो म्यू इंटू क्या था मेरे ख्याल से I। ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, तो H को हम लोग मेजर कर सकते हैं, जितना भी H लेकर आना है उतना करंट को फ्लो कराएंगे, H आता चला जाएगा। तो H कैलकुलेट कर सकते हैं करंट की हेल्प से। इसके अंदर हमने यानी इसके सेंटर वाले पार्ट में एक्सिस में हमने एक मटेरियल को डाला जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। उससे क्या होगा, उससे इसके पास एक इंटेंसिटी आएगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आएगा। तो अगर हम उसका ग्राफ बनाएं, समझिएगा बहुत ध्यान से इसके ग्राफ को। ठीक है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो H के लिए है और वर्टिकल लाइन है जो I के लिए है। ज़ीरो से स्टार्टिंग हो रही है। ज़ीरो से स्टार्टिंग का मतलब ये है कि अभी जो हमने मटेरियल डाला है उसके पास किसी भी तरह की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं है। जैसे ही हम H को बढ़ाएंगे वैसे ही इसके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। तो इसका ग्राफ यहाँ से कुछ ऐसा बनेगा, धीरे 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 इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऐसा, आपको बताया था ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो मान लिया किसी H के ऊपर, ये जो है इसको हम फिलहाल के लिए H नॉट बोल रहे हैं, इसके पास इतनी इंटेंसिटी है जिसको हम I नॉट बोले दे रहे हैं किसी H के ऊपर। अब क्या करेंगे, अब हम धीरे धीरे करंट को कम करेंगे ताकि हमारा H धीरे धीरे कम हो जाए। तो करंट को धीरे धीरे कम करेंगे तो धीरे धीरे हमारा I जो है वो कम होगा। जब हमारा H धीरे धीरे घटते घटते ज़ीरो पर पहुंच जाएगा तो हमारा I घटते घटते ज़ीरो पर नहीं पहुंचता है। कुछ ना कुछ I रह जाता है, इसको हम फिलहाल के लिए I डैश बोल रहे हैं। कुछ ना कुछ I डैश रह जाता है। ये जो OI डैश है इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने के बाद भी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रह जाता है किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में उसको हम रिटेंटिविटी बोलते हैं। ग्राफ में OI डैश से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये जो रिटेंटिविटी आ गई है ये ज़ीरो हो जाए, मतलब ये जो मैग्नेटाइजेशन आ गया है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसको ख़त्म करने के लिए काम ये करते हैं कि इस बार हम लोग करंट को अपोजिट डायरेक्शन में कर देते हैं। मतलब पहले करंट यूँ था तो अब करंट हम लोग यूँ इधर से फ्लो कराते हैं, ऐसा। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो H होगा उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। तो इस बार H जो है इस तरफ चलेगा अपोजिट डायरेक्शन में। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो मोमेंट, जो डाइपोल मोमेंट उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में इधर घूम चुके हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू करेंगे और ये जो रिटेंशन आ चुका है, ये जो रिटेंटिविटी आ चुकी है धीरे धीरे कम होने लगेगी और वापस ज़ीरो पे जाने की कोशिश वो करेगा। जाएगा कि नहीं जाएगा वो अलग बात है, लेकिन करेगा।
तो जब इसको हम लोग H को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं तो धीरे 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 कम होते 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 घटते घटते आई डैश घटते घटते यहाँ पर आके ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, इसको फिलहाल के लिए हम H डैश बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही मेरी? तो I कहाँ पे ज़ीरो हुआ? I हुआ इस जगह पे ज़ीरो, जिसको हमने H डैश बोला है। तो ये जो OH डैश है इसको हम लोग बोलते हैं कोअर्सिविटी। कोअर्सिविटी क्या होती है? कोअर्सिविटी जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वो निगेटिव डायरेक्शन की वो वैल्यू है जिसमें जो रिटेंशन था, जो बचा हुआ मैग्नेटाइजेशन था सब्सटेंस में, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, वो जीरो हो गया। ठीक है, क्या होता है कोअर्सिविटी? अपोजिट डायरेक्शन की वो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जिससे किसी सब्सटेंस में, किसी मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में बचा हुआ मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया, जो उसके अंदर था वो जीरो हो गया। देखिए यहाँ पे जीरो हो गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जीरो करने के लिए भी हमको बाहर से अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी देनी पड़ी, तब जाके जीरो हुआ। अब अगर हम इस H को रोके ना, मतलब इस अभी H हम लोग और बढ़ाएं तो देखते हैं हम लोग इस बार जो मैग्नेटाइजेशन आता है वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है और वो आते आते कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, मतलब हमने अगर सेम दिया, जितना हमने इधर दिया था उतना ही इधर दे दिया अगर नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसके पास इंटेंसिटी भी उतनी ही आती है जितनी ऊपर थी। ऐसा नहीं कि अलग अलग आ जाएगी। तो ये I0 जो आएगा उतना ही आएगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो चलो ये बात तो ठीक है, जितना उसमें आया था उसमें इतना इसमें आ गया, इसका मतलब हमारा जो I0 है वो H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। इतनी बात तो कन्फर्म है। लेकिन अगर हमको फिर से ज़ीरो करना हो, क्योंकि यहाँ पे बचा रह गया ना, तो इसको अगर हम H को रिमूव करें तो देखते हैं कि ये रिमूव होता है कि नहीं होता। तो देखते हैं हम लोग यहाँ से जब ले जाते हैं तो वो यहाँ पर आके इतना बचा रह जाता है। यानी मैंने इस H0 को तो हटा दिया, रिमूव कर दिया, रिमूव करके यहाँ पे ज़ीरो कर दिया, लेकिन इसके अंदर रिटेंशन आ गया, ये I डैश बचा रह गया। फिर से इसको ज़ीरो करने के लिए तो इस बार H को उधर का करेंगे। तो जब H को इधर का करेंगे तो फिर से ये इस तरफ को जाएगा और जाकर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ये इस तरफ का H डैश है, लेकिन पिछले वाले का अपोजिट है। ठीक है, तो ये जो OH डैश है दोनों तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं कोअर्सिविटी, और OI डैश दोनों तरफ जो है इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। ठीक है, और आगे अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो ये इस तरह से फिर बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाएगा। ऐसा, अरे ठीक है, ये ऐसा हो गया। तो ये लूप बार बार बनेगा। आप जितना भी H डैश उसको राइट साइड दोगे तो वो इतना इंटेंसिटी को जो है एक्सेप्ट कर लेगा, इतना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा। फिर ज़ीरो करने के लिए आपको अपोजिट डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी, तब जाके ज़ीरो होगा। और अगर आप और बढ़ाओगे उतनी ही जितनी आपने इधर बढ़ाई थी, तो ये फिर से उतनी मैग्नेटाइजेशन इसके पास आ जाएगा, और फिर से ज़ीरो करने के लिए आपको फिर से उतना आपको मैग्नेटाइजेशन देना पड़ेगा, तब जाके ज़ीरो होगा। फिर आप दोगे तो ये इस तरीके से लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी खर्चा जो की है, अगर हम इसको बोल दें ये A है, ये B है, तो A I डैश H डैश, B I डैश H डैश, क्या बोला मैंने? A I डैश H डैश, B I डैश H डैश और A तक। इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। इस लूप का जो एरिया है, एरिया ऑफ लूप, ये हमको बताता है लॉस ऑफ एनर्जी। किस चीज़ के लिए? इस सब्सटेंस को, जो भी सब्सटेंस हमने इसके अंदर डाला है, इस सब्सटेंस को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए जितनी एनर्जी लॉस हुई है वो हमको ये लूप बताता है, ये कितनी एनर्जी लॉस हुई है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि हमको क्या बताता है ये, तो हमको एरिया इसका बताता है, लॉस ऑफ एनर्जी। दूसरा हमको ये बताता है इसका रिटेंशन और कोअर्सिविटी, रिटेंटिविटी और कोअर्सिविटी। अगर रिटेंशन ज़्यादा है, समझिएगा ध्यान से, अगर रिटेंशन ज़्यादा है यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने के बावजूद इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा रह जाता है,
तो वो सब्सटेंस जो है वो हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कैटेगरी में। ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी का रिटेंशन कम है तो वो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। किसमें? रिटेंशन जिसमें कम होगा। ठीक है। दूसरा, कोअर्सिविटी, जिस मटेरियल में उसके बचे हुए मैग्नेटाइजेशन को रिमूव करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन की एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, उसकी कोअर्सिविटी ज़्यादा है। ठीक है। कोअर्सिविटी ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब कोअर्सिविटी ज़्यादा है। तो हमारे लिए क्या हुआ? वो हमारे लिए हो गया वो हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्योंकि उसमें से मैग्नेटाइजेशन रिमूव करने के लिए हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जिसमें आसानी से मैग्नेटाइजेशन रिमूव हो जाएगा, यानी जिसकी कोअर्सिविटी कम होगी, वो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा। ठीक है। तो हमको ये 3 जानकारियाँ मिलती हैं हिस्टैरिसीस लूप से। इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आ जाता है कभी कभी ऐसे। तो अगर मैंने बना दिया इस तरीके से, 2 सब्सटेंस ले लिए, चलिए ठीक है, ये H है, ये I है। ठीक है। एक सब्सटेंस मेरा ऐसा है, ठीक है। एक सब्सटेंस मेरा ऐसा है। सब्सटेंस नंबर 1, सब्सटेंस नंबर 2। इनमें से कौन सा सब्सटेंस बेटर होगा एक मैग्नेट बनाने के लिए? ठीक है। कौन सा सब्सटेंस बेटर होगा एक मैग्नेट बनाने के लिए, सब्सटेंस नंबर 1 की सब्सटेंस नंबर 2? तो अगर आप देखेंगे तो सब्सटेंस नंबर 1 में रिटेंशन ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन कोअर्सिविटी कम है। कोअर्सिविटी कम होने से क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर इसको गलती से भी अपोजिट डायरेक्शन की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मिल गई तो ये बहुत जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। और अगर ये डीमैग्नेटाइज हो गया तो ये मैग्नेट तो रहा नहीं, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाएगी। इसका मतलब हमारे लिए 1 वाला जो है वो सही नहीं है। दूसरे वाले को अगर हम देखें तो दूसरे वाले में मैग्नेटाइजेशन तो कम है, यानी कि रिटेंशन तो कम है, रिटेंशन कम है पहले वाले से, लेकिन उसकी कोअर्सिविटी बहुत ज़्यादा है। और कोअर्सिविटी ज़्यादा होने से फ़र्क क्या पड़ेगा? उसको जल्दी से, आसानी से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल पाएगी अपोजिट डायरेक्शन की, जिसकी वजह से वो क्या हो जाए? डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो हमारे लिए सब बेस्ट क्या रहेगा? हम सेकंड वाले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसकी कोअर्सिविटी ज़्यादा है। भले ही उसकी रिटेंटिविटी कम है, लेकिन उसकी कोअर्सिविटी भी तो ज़्यादा है, ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बेसिस पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग किस तरीके से, कहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कैसे सेलेक्ट करें। जैसे भी हमने आपको बताया था कि गैल्वेनोमीटर में मुझे कोर लगाना है, हम किसको यूज़ करें? तो सॉफ्ट आयरन को यूज़ कर लेते हैं। क्यों यूज़ कर लेते हैं? क्योंकि सॉफ्ट आयरन का कोअर्सिविटी छोटा होता है, कोअर्सिविटी छोटा होता है। रिटेंटिविटी तो उसमें भी होता है लेकिन उसका कोअर्सिविटी छोटा होता है, तो बहुत जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है। रिटेंटिविटी भी कम ही होता है, लेकिन कोअर्सिविटी उसका बहुत छोटा होता है। ठीक है। इसीलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर को यूज़ कर लेते हैं। मैग्नेट बनाने के लिए क्या चाहिए हमको? मैग्नेट बनाने के लिए ऐसा मटेरियल चाहिए, ऐसा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस चाहिए जिसका रिटेंटिविटी भी ज़्यादा हो और कोअर्सिविटी भी ज़्यादा हो, दोनों ज़्यादा होने चाहिए, तब जाके हमारे लिए अच्छा मैग्नेट वो बनता है। ओके। तो ये तो था आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस। हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया, बल्कि हमारा यूनिट ही पूरा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हमारा यूनिट नंबर 4 आएगा। ओके। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज के लिए बस इतना ही।